बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉर्मूला वॉश प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा पता है आपको कि कीमियाई अज्जा कुदरती अज्जा के मुकाबले में अपनी इफ़ादियत खो देते हैं। ये क्यों खो देते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? और देखिए, जो दवाएँ हैं वो भी एक केमिकल्स हैं, वो भी एक कीमिया से बनाई जाती हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि उन केमिकल्स को किस तरह से रखा जा सकता है और उन केमिकल्स को किस तरीके से एक प्रोसीजर के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि हमें ये भी पता है कि पानी, हवा और हरारत ये दवाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। और बहुत से सवालात हैं जो हमारे जहनों में उठते हैं और हमको पता नहीं होता कि किस तरह से दवाओं को रखा जाए। हम इस्तेमाल तो करते हैं दवाएं, घरों में भी करते हैं, ड्रग स्टोर में भी दवाएं मौजूद होती हैं, उसके साथ साथ अस्पतालों में भी दवाएं मौजूद होती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उन दवाओं को किस तरीके से हम रख सकें कायदे से, वो ख़राब ना हो? कितनी भी कीमती दवाएं हैं और कितनी भी कम पैसों की दवाएं हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है, क्या हमारी पब्लिक में ये अवेयरनेस है, क्या हमारे लोगों को ये पता है कि दवाओं को जब खोला जाए तो इस्तेमाल फिर कायदे से भी किया जाता है? क्या हमारे लोगों को पता है कि अगर आई ड्रॉप खोला जाए तो उसको फ्रिज में रख दिया जाता है, बाहर नहीं छोड़ा जाता? क्या हमारे लोगों को पता है कि सपोजिटरी जब इस्तेमाल की जाती है तो आधी काट के इस्तेमाल के बाद उसको दोबारा से फ्रिज में रखना चाहिए? ये बहुत सारे छुपते हुए सवालात हैं और ज़ाहिर बात है आप भी जानना चाहेंगे कि इन सवालात का क्या जवाब है। आज मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ अपने मेहमान गिरामी से, और इनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है दवाओं के इस्तेमाल के सिलसिले में, दवाओं की जांच पड़ताल के सिलसिले में, दवाओं की तहसीर के सिलसिले में। तो सबसे पहले मेरे सीधे हाथ पे जिसमें तारुफ़ कराता हूँ, मोहम्मद इज़हार हुसैन साहब बैठे हुए हैं, और आप डायरेक्टर हैं और सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और आप IBA में एक बहुत कलीदी शोबे पर हैं, और आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपने इंडस्ट्री में भी काम किया है और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग भी आपने देखी कि किस तरीके से बनती हैं, बनाई जाती हैं। शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का हमारे इस प्रोग्राम में। मेरे दूसरे हाथ पे डॉक्टर अली अकबर सियाल साहब बैठे हुए हैं, और ये डीन हैं उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपका एक बहुत वसी तजुर्बा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। आप डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं ड्रग कंट्रोलर सेक्शन में, और आपने बहुत कुछ एक तजुर्बा हासिल किया है दवाओं की जांच पड़ताल में, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, और जांच पड़ताल के सिलसिले में। और आपने ये भी देखा कि दवाओं को किस तरीके से स्टोर किया जाता है फार्मेसीज़ के अंदर, अस्पतालों के अंदर, और घर में तो हम लोग रखते ही हैं, आपको पता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए मेरे प्रोग्राम में, और रियली मैं अब चाहूँगा कि आपके मशवरों से मुस्तफ़ीद हासिल करूँ। तो इससे पहले कि हम सवाल की तरफ आते हैं, जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे मेहमान गिरामी आज वो हैं जो कि दवा इस्तेमाल करने का आपको तरीक़ा बताएंगे और ये बताएंगे कि दवाएं किस तरह रखी जाती हैं। तो अब इससे पहले कि मैं सवाल जवाब करूं, हम एक पैकेज देखना चाहते हैं कि दवाओं को फार्मेसीज़ में किस तरह रखा जाता है। हमारे साथ रहिएगा। अद्वियात को हिदायत के मुताबिक स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि अद्वियात कीमियाई मरकबात पर मुश्तमिल होती हैं, इसलिए इनका सही तौर पर स्टोर ना होना ना सिर्फ इन्हें गैर मुअस्सर बना देता है, बल्कि इनका इस्तेमाल मुज़र सेहत भी हो सकता है। सबसे पहले दुकानदार को सफाई का अपनी शॉप पे ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि वक्त पे दवाइयों का एक्सपायरी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अद्वियात को हिदायत के मुताबिक स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि अद्वियात कीमियाई मरकबात पर मुश्तमिल होती है, इसलिए इनका सही तौर पर स्टोर ना होना ना सिर्फ इन्हें गैर मुअस्सर बना देता है, बल्कि इनका इस्तेमाल मुज़र सेहत भी हो सकता है। अद्वियात आमतौर पर नमी और दर्जा हरारत से मुतासिर होती हैं, इसलिए घरों में वो मुकामात जहाँ नमी और हरारत का तनासुब ज़्यादा होता है, मसलन वॉशरूम और किचन वगैरह,
वहाँ अद्वियात का रखना दुरुस्त नहीं। अद्वियात घर में हो या मेडिकल स्टोर में या अस्पताल में, इनको दी गई हिदायत के मुताबिक रखा जाना ज़रूरी है ताकि उनकी इफादियत से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। डायबिटीज़ की बहुत सारी जो इंजेक्शन आते हैं वो फ्रिज में रखना लाजमी है, तो कस्टमर को लाजमी बर्फ़ में लेके जाना चाहिए। अगर दुकानदार नहीं देता और वो ख़राब हो जाए, इस्तेमाल कर ले, तो उसको नुकसान हो सकता है। बाज़ औक़ात ड्रग स्टोर में अद्वियात गैर महफूज होती हैं, जिसकी वजह कम इल्मी, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है। धूप पड़ ली है शोकस में तो वो दवाइयों के लिए बिल्कुल गैर मुनासिब है। अगर धूप पड़ेगी तो दवाइयाँ उसमें ख़राब हो जाती हैं। सबसे पहले तो दुकानदार को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको धूप में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मेडिकल स्टोर चलाने के लिए पढ़ा लिखा और जिम्मेदार होना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपने देखा कि एक झलक तो आपने देखी कि दवाएं किस तरह रखी जाती हैं मार्केट में, ड्रग स्टोर्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पर। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हम दवाएं इस्तेमाल तो करते हैं और बहुत महंगी दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमें सही जानकारी है कि दवाओं को किस तरीके से रखा जा सकता है? यही सवाल मैं अब डॉक्टर अली अरबर से करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो लफ्ज़ महफूज दवा रखने का है, आप उस पर क्या रोशनी डालेंगे? डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया है कि अपने नाज़रीन को दवाइयों के स्टोरेज के बारे में बता सकूं। एक्चुअली हमारे मुल्क में अभी बहुत इम्प्रूव हालत हो गई हैं पहले के मुकाबले में। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। जब से हमारे चैनल आए हैं और कुछ गवर्नमेंट की भी ज़्यादा ही नज़र की दरदार की वजह से कि अब ये बहुत अच्छा एक सिस्टम चल पड़ा है जो कि आम कंज्यूमर को सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव ड्रग मिल रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर जगह ये नहीं है, पर मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है। कलाम हो रहा है आपका कि आप कहते हैं कि सेफ़ और प्रोटेक्टिव दवा मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सेफ़ किस तरीके से मिल रही है? मेरा सेफ़ से मेरी मुराद है कि पेशेंट को वही दवा मिल रही है जिसकी उसकी ज़रूरत है, जो प्रिस्क्राइब किए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कितनी भी दवाई महंगी क्यों ना हो, अगर उसकी डायग्नोसिस सही नहीं है, उसकी प्रॉपर डिस्पेंसिंग सही नहीं है, स्टोरेज सही नहीं है, तो चाहे कितना भी आप उस पर खर्चा करें। ये कौन जिम्मेदार है स्टोरेज का और डिस्पेंसिंग करने का? जनाब, अगर देखा जाए, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी, एक्चुअली बेसिकली तो जिम्मेवार होना चाहिए मेडिकल स्टोर वाला, और ये तब जिम्मेदार हो सकता है जब उसके पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। जब क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एक मेडिकल स्टोर पे, एक फार्मेसी पे काम करता है, अच्छा, पुराने रूल्स के तहत तो एवरी टाइप ऑफ ड्रग वाज बीइंग प्रिस्क्राइब बाय डिस्पेंस्ड बाय ईच एंड एवरी मेडिकल स्टोर। अभी आजकल गवर्नमेंट ने बाकायदा एक क्लासिफिकेशन की हुई है, और जैसा कि अभी सिर्फ फार्मेसी का लाइसेंस जिसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, बदकिस्मती ये है कि वो आपकी बात मैं मानता हूँ कि साहब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और सब कुछ ठीक है, फार्मासिस्ट होना चाहिए, लेकिन इवन आप बड़े शहरों में देखें और इवन आप छोटे शहरों में देखें, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो लाइसेंस तो ले लेता है फार्मासिस्ट का और तस्वीर अपनी लगा देता है, और वो जो आदमी डिस्पेंस कर रहा है वो टेक्नीशियन है, उसकी तो नॉलेज ही नहीं है कि दवाएं कैसे रखी जा सकती हैं और सेव की जा सकती हैं। अब बताइए क्या कहना चाहेंगे सिस्टम? एक्चुअली ये आपकी बात किसी हद तक सही है। बहरहाल अगर उसके लिए एक ही तरीका हो सकता है जो मेरी नज़र में है कि एक कम्युनिटी फार्मेसीज बनाई जाएं और हर इलाके में। तो आपका तजुर्बा ये कहता है कि जो आपका इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह कि आपने इतने साल इसमें चेकिंग में और जगह तो, अच्छा, अब ये बताइए कि अगर कम्युनिटी फार्मेसी को कौन बढ़ाएगा, कौन उसको? हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ फार्मेसिस्ट निकल रहा है। हम पहले देखते हैं कि साहब आप हॉस्पिटल फार्मेसी में चले जाइए, आप इंडस्ट्री में चले जाइए, तो अब ये कम्युनिटी फार्मेसी किस तरह बताई जाए उनको? एक्चुअली ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम है।
اور کیونکہ ان کی جو جتنے بھی گریجویٹس نکل رہے ہیں تو نیچرلی آج کل ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس کے یعنی ایبلٹی کے مطابق اس کو جاب ملنی چاہیے. اچھا جیسے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے تو فار ایگزامپل یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں انڈسٹری میں, کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری کراچی کی میں پراؤڈلی کہوں گا کہ کسی بھی ایک ڈیولپڈ کنٹری سے کم نہیں ہے. جی لیکن ایک بات اور تھی ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جو میں آپ کو پوچھوں گا اور آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ صاحب دوائیں تو لگ رہی ہیں دکان پہ جا رہی ہیں اور دکان سے ڈسپینس بھی ہو رہی ہیں, لیکن جو فارمیسسٹ کا لائسنس ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فارمیسسٹ کا لائسنس یوز کیا جا رہا ہے یا فارمیسسٹ خود بیٹھا ہوا ہے وہاں پر؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدد کیا. ویلکم. اگر فارمیسسٹ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس جس طرح کا سسٹم ہے اس میں ایک فارمیسسٹ کے طور پہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہے. مثلا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. مثال یہ ہے کہ میں ایک فارمیسسٹ ہوں اور میرے پاس ایک فارمیسی ہے اور میرے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ مجھ سے کہتا ہے کہ جناب مجھے سونے کی جو دوا ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے, سونے کی جو دوا ہے جس کے لیے کہ پرسکرپشن کی ضرورت ہوتی ہے, میں وہ دوا جو ہے اس سے کہتا ہوں کہ نہیں آپ پرسکرپشن لے کے آئیں تو آپ کو دوا ملے گی. وہ کسی اور جگہ جاتا ہے, وہ بغیر پرسکرپشن کے وہ دوا لے لیتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ دوا لے لیتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے کہ بھائی وہاں پہ یہ دوا ملتی ہے اور یہاں پہ یہ جو فارمیسسٹ جو اپنے آپ کو کہتا ہے یہ ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے, تو یہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ وہ دوا بیچنے کے لیے نہیں. اچھا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں جنم لے رہی ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں جنم لے رہی ہیں؟ ایک بات اور آگے اس سے جاؤں گا. جہاں پر بھی فارمیسی اچھی طرح سے چل رہی ہے, مطلب آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جتنے بھی ایران سے لے کے اور پورے مڈل ایسٹ میں اور اس کے بعد پھر یورپ میں اور دنیا بھر میں, فارمیسی ایک آبادی کے لحاظ سے اس کے لائسنس دیے جاتے ہیں اور ایک خاص نمبر ہوتا ہے ہر محلے کے اندر. جس طرح سے پاکستان میں ایک اسپتال کے باہر 20 فارمیسیز یا 50 میڈیکل اسٹورز نظر آتے ہیں, اس طرح سے آپ کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں نظر نہیں آئیں گے. آپ نے انگلینڈ میں آپ رہے ہیں, کیا وہاں پر جو کنگز ہاسپٹل ہے اس کے باہر کتنے میڈیکل اسٹورز ہیں, آپ نے کتنے دیکھے وہاں پہ؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس طریقے سے اگر آپ جانتے ہیں میں اس طریقے سے کہوں گا کہ ایکچولی یہ فارمیسی ہماری کنٹری میں صحیح طریقے سے اسٹیبلش ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پائی, نہیں ہو رہی ہے. اور اس کا میں مثال دوں گا جہاں فارماسسٹ صحیح طریقے سے اپنے ڈیولپڈ ہے, ابھی اس کا میں مثال دوں گا. کچھ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں جن کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کے جو دوائیوں پہ جتنا خرچہ آتا ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری گورنمنٹ سے بھی کم آ جاتا ہے, کیونکہ وہاں ایک ریئل فارماسسٹ بیٹھا ہوتا ہے اور پر بیڈ کے لحاظ سے فارماسسٹ تو وہ دوائیوں کو. اچھا پہلے تو ہمارے ہاں ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا, اب میرے خیال میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا بہتر دھیان دیا گیا ہے اور کافی خیال ہو رہا ہے, اور یہ سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی نیا کام کیسے ہوں گے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی نیا کام کرنے میں آپ کو کچھ مشکلات تو پیش آ سکتی ہیں. یہ جب فارمیسی کونسل آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہر فارمیسی پہ رجسٹرڈ فارماسسٹ ہونا چاہیے تو یہاں ایک دم پینک پھیل گیا کہ بھائی یہ کیا کرے گی, یہ کم سے کم یہ جو تقریباً 20,000 سے زیادہ میڈیکل اسٹور ہیں کراچی میں, تو یہ سب سے زیادہ شور تو یہاں ہو گیا. اوکے وہ کر لیں گے, الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے ان کو پھر کچھ ریلیکسیشن دے دی. اب یہ ایک وقت میں آپ ایٹ اے ٹائم کوئی بھی کام کسی کا بند نہیں کر سکتے, ان کو گریجولی آپ کو. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں لاہور میں اب اچھی خاصی فارمیسیز کھل رہی ہیں, باقاعدہ چینز کھل رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور میں آپ کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں وقفے کے بعد, اور میں اسی کو بڑھاوا دوں گا اس بات کو کہ جو آپ نے بتایا کہ لاہور میں فارمیسیز کھل رہی ہیں اور وہاں پر بغیر پرسکرپشن کی دوا نہیں دی جاتی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ ہمارے ملک میں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں کچھ فارمیسیز میں دوائیں وداؤٹ پرسکرپشن نہیں دی جاتی, لیکن یہ معاشرہ ہمارا ہی ہے, ہم بھی اپنے ہی ہیں, اور ہمیں کس طرح اس کو صحیح کرنا ہے. اور میں یہ بھی پوچھوں گا پھر
کہ اگر یہ دوائیں صحیح طریقے سے فارمیسی میں نہیں رکھی گئیں تو دھوپ، حرارت اور نمی پہ کیا اثر کر سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے یہ سوال آپ بھی جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آپ کے پاس آتے ہیں. تھینک یو.